नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल टॉप गुरु में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, और ये दोस्तों आपका रहने वाला है 13 अगस्त 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर। ओके, और एलपी टेक्नीशियन का ये पेपर है। और इसमें फ्रेंड्स, इसमें सारे क्वेश्चन जो 75 क्वेश्चन आते हैं CBT 1 में एलपी के, तो वो सारे करने वाले। इसमें दोस्तों आपके मैथ के होंगे क्वेश्चन और रीजनिंग होगा और जीके वगैरह होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और ये दोस्तों आपके जो अपकमिंग जितने भी रेलवे की वैकेंसियाँ हैं, वो चाहे NTPC ग्रुप डी या एलपी के लिए तो है ही है, और जो है तो RPF, इन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो सारा जो है तो लास्ट तक वीडियो अवश्य देखना। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स बढ़ते हैं और देखेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर के बारे में दिया है, और इसमें दोस्तों आपको सभी को पता ही होगा कि इसमें क्या होता है। आपको ये फिगर दिया हुआ है और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से आपको फाइंड करना है कि ये वाला फिगर कहाँ पर इन चारों में से छिपा हुआ है। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहा होगा, ऐसा फिगर कहाँ पे बना हुआ दिख रहा है आपको। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये देखिए बन रहा है। ठीक, ये बन रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखना चाहिए क्वेश्चन। ओके, अब देखो, एक जैसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन एक भारतीय जिम्नास्ट है जिसने वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद भी रखना कि 2017 में ऐसी कौन सी जो है तो जिम्नास्ट है, रेसलर है, जिनको जो है तो क्या मिला था, पद्मश्री। तो ऐसी तो दीपा कर्माकर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। ओके, कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। इस पंक्ति में एक्स का स्थान जो है तो बोला गया है कि बाएं से 17वां है। ओके, तो एक्स का जो स्थान बाएं से क्या है, 17वां है। एक्स यहाँ पर बैठा है और बाएं से उसका स्थान 17वां है। आगे बोला गया है कि जबकि वाई का स्थान दाहिनी ओर से 14वां है। ठीक है, तो वाई का स्थान दाहिनी ओर से कितना है, 14वां है। और वे जो है तो वे दोनों अपने अपने स्थान को परिवर्तित कर लें तो एक्स का स्थान बाएं से 7वां होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो कि वाई का जो है तो कहाँ से 14वां है, दाएं तरफ से। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन बन सकती है, वाई या तो इधर आ सकता है या फिर इस सही रहेगा एक्स के। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आगे बोला गया यदि वे दोनों अपने स्थान को परिवर्तित कर लें तो एक्स का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। तो एक्स का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है, यानी कि दोस्तों वाई जो है तो यहीं पर कहीं पे रहा होगा ना, वाई यहाँ पर कहीं पे रहा होगा, तभी तो अगर यहाँ पर एक्सचेंज हो जाते हैं इनके स्थान आपस में बदल लेते हैं तो यहाँ पर ये 7वें स्थान पर आ जाएगा वाई। ठीक है, वाई के स्थान पर एक्स आ जाएगा, तो एक्स का स्थान 7वां इधर से बाएं से हो जाएगा, और जो है तो 14 ये पहले से था। ठीक है, राइट साइड से। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों 17 और 14 और 17 कितना हो जाएगा आपका 21, उसमें 1 माइनस कर दिया, क्योंकि जो है तो 2 बार यहाँ पर हमने वैल्यू ली है एक्स की। ठीक है, दाएं और बाएं साइड से, तो 1 माइनस कर देना है। इस तरह से करना है आपको। और इसमें दोस्तों देखो कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में कुछ ना कुछ पैटर्न बनना होगा, इस सीरीज से कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा। जैसे 3Q2 है, तो यहाँ पर 3Q2 है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 3 ये रहा आपका, उसके बाद 1 2 3 छोड़ के Q आ गया, उसके बाद 1 2 3 छोड़ के 2 आ गया, यानी कि 3 जो छोड़ के है वो जो वहाँ पर लेटर या कुछ भी आ रहा है, चिन्ह वगैरह अक्षर, वो ले रहा है। तो यहाँ पर देखो REW, आर के बाद 3 छोड़ रहा है, 1 2 3, फिर ई आ गया। ठीक, 1 2 3, फिर डब्ल्यू आ गया, इस तरह से। यानी कि यहाँ पर देखो ये वाला आप देखिए, आप 4 कहाँ पर है, 4 ये रहा आपका, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद @ आ गया। ठीक है, 1 2 3, उसके बाद डॉलर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर M है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से एक्स का स्थान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बताना है आपको कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले आप रीड करिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो 50 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से एक्स का स्थान क्या है, आपको ये पता करना है इनके माध्यम से।
पता हो रहे हैं या फिर नहीं पता हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप पहला कथन पढ़िए, y के स्थान x से 4 स्थान नीचे और नीचे से 30वां है, ठीक है। तो y का स्थान x से 4 स्थान नीचे 1 2 3 4, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है तो x का मान नहीं पता करना कि ऊपर से कौन से नंबर पे होगा, आपको केवल यही समझना है कि इससे आंसर हमारा आ सकता है कि नहीं आ सकता। और नीचे से 30वां है, नीचे से 30वां स्थान है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 30वां ये हो गया, 31वां 32वां 33वां 34वां, तो ये 34वां हो जाएगा। और टोटल पंक्ति में कितने छात्र हैं, कक्षा में 50 छात्र हैं, तो ऊपर कितने बचेंगे, यहाँ पर 34 इधर हो गए तो ऊपर बचे 16, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो एक्स की रैंक ऊपर से कितनी हो जाएगी 70वीं, ठीक है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं इस वाले कथन से। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर जेड का स्थान एक्स से 2 स्थान ऊपर है और नीचे से 32वां, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं आसानी से, ओके। इसी तरह करके तो दोनों जो है तो कथन अलग अलग अपने मन से पर्याप्त हैं, ठीक है। या तो एक या फिर दो पर्याप्त हैं, या तो हम एक का यूज कर दे पहले वाले कथन का या फिर दूसरे का, दोनों अलग अलग अपने आप में पर्याप्त हैं आंसर निकालने के लिए, ओके। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर ब्लड रिलेशनशिप का है। यहाँ पर बोला गया कि एक आदमी एक चित्र को देखकर कहता है, यानी कि एक आदमी, यहाँ पर देखो मैन लिखा है ना, यानी कि उसका जेंडर क्लियर है, उसने मैन किया, तो इसको हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है। एक आदमी एक चित्र की तरफ, यहाँ पर चित्र उसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है, देखकर कहता है कि वह मेरे ससुर की, तो वह मेरे ससुर की यानी कि इसकी पत्नी जो होगी उसके पिता, ठीक है, उसके पिताजी की मतलब ससुर की इकलौती पोती है। इकलौती पोती है यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इकलौती पोती। इस तरह में दोस्तों दो तरह के बन सकते हैं, या फिर इनके जो है तो जो ससुर जी हैं तो उनके वह तो पुत्र होगा, उसका कोई लड़की होगी तो वो हो सकती पोती, या फिर इन्हीं की जो है तो लड़की पोती हो सकती। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं, फिर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इकलौती पोती है, ठीक है। तो इकलौती पोती है तो यही होगा, इकलौती यहाँ पर बोल दिया ना उनने, इकलौती पोती है तो इन्हीं के जो है तो बच्चा होगा, वो मतलब कि लड़की होगी। तो चित्र की लड़की इस आदमी की पत्नी से कैसे संबंधित है, तो इस आदमी की पत्नी दोस्तों ये हो गई, ठीक है। और वह जो चित्र वाली लड़की ये हो गई जो हमने मानी थी, ठीक है। तो वह कौन हो जाएगी, लड़की हो जाएगी उसकी, ओके, बेटी, डॉटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सारे समझ रहे होंगे आप। और यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम फिगर है, तो ये आपको सिंपल से दिख रहा होगा, बी ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है देखो, ये इस क्वेश्चन में अच्छा है, यहाँ पर बोला गया कि यदि समीकरण 3x² - ax + 6 = ax² + 2x + 2 का सिर्फ एक ही मूल हो तो a का धनात्मक मान क्या होगा, ओके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कैसे निकालना है, एक ही मूल है तो यहाँ पर आपको निकाल लेना है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, आपका आ जाएगा दूसरा, ओके। इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तर देखो वो भी जैसे पहले क्वेश्चन किया था ना उसी तरह का है, हमें इसका आंसर देना है इन कथनों के आधार पर, ठीक है। तो 15 जनवरी 2017 को एक्स की आयु क्या थी, यहाँ पर ये पूछा गया है, एक्स की आयु हमें पता करना है। एक्स अपने भाई से भाई एक्स का भाई वाई है, उससे तो 50 वर्ष बड़ा है, तो सबसे पहले हमें वाई की आयु पता होना चाहिए था, तब हम तो निकाल पाते ना, 50 वर्ष से बड़ा है तो उसमें ऐड कर देते, 50 इससे नहीं हम निकाल सकते। वाई अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है, वाई अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है तो इससे भी नहीं निकाल सकते। अगर माँ की उम्र पता होती हमें, ठीक है, तो उससे 20 वर्ष छोटा जो है तो क्या हो जाता है वाई का वैल्यू, और वाई की वैल्यू से 50 वर्ष बड़ा क्या हो जाता है एक्स। एक्स की उम्र दोनों कथनों का यूज करके हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें किसी भी दोनों कथनों का यूज करके भी हम आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो दोनों ना तो एक और ना ही दो पर्याप्त नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है, ओके। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बीच के जब दोस्तों हम कोई भी वस्तु जैसे यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर रखी है, वो टेबल में कोई वो वस्तु जैसे रखी है, उसको जब दोस्तों हम नीचे ड्रॉप करेंगे, नीचे गिराएंगे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उसकी स्थितिज ऊर्जा रही होगी, ठीक है, mgh, ठीक है। और यहाँ पर गतिज ऊर्जा उसकी जीरो रही होगी, क्योंकि इससे जब कोई वस्तु इससे मतलब कि स्थिर रहती है उसमें गति नहीं होती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें हाइट के अनुसार, ओके। तो जब उसको नीचे गिराया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या होता है, तो दोस्तों जो जब गिराया जाएगा ना
तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, घटेगी, क्योंकि हाइट घटेगी। जैसे वो नीचे गिरेगी तो कहीं हाइट यहाँ पर कुछ हो जाएगी, फिर यहाँ पर आ जाएगी, फिर कुछ देर बाद धरती में आ जाएगी, तो मतलब हाइट उसकी घटती जाएगी। और हाइट घटती जाएगी तो यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान घटता जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी घटती जाएगी, और यहीं पर काइनेटिक एनर्जी वो आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी जो है तो वस्तु की गति भी बढ़ती जाएगी, वेग जो है उसका नीचे की तरफ जाते हुए बढ़ता जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर टोटल जो है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जो आपकी होती है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, वो हमेशा सदैव बराबर होती है। अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम हो रही है तो ये ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा होती तो ये कम होती, मतलब बैलेंस बना के चलती हैं। देखते हैं किस ऑप्शन में है आपका, चौथे में है, स्थितिज ऊर्जा कम होती है और जबकि गतिज ऊर्जा आपकी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्न थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर दिया गया है आपका उत्परिवर्तन, और यहाँ पर जननात्मक विलगन और प्राकृतिक चयन विकास। ओके, तो ये सारे दोस्तों जो है आपके क्रम से ही लगे हुए हैं, ABCD। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आप इसको देखिए। क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके बोला गया है कि एक आपतित किरण, यहाँ पर जैसे कोई हम एक समतल ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो है तो देखिए, आपसे बोला गया है फ्रेंड्स कि एक आपतित किरण एक समतल दर्पण से जो है तो के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। तो आपतित किरण ये हो गई, ठीक, ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 20 डिग्री का, ठीक। और यहाँ पर आगे बोला गया है कि आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का एंगल। दोस्तों आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जब भी परावर्तन का नियम आपको पता होगा, नहीं पता तो हम बता देते हैं कि जब भी दोस्तों प्रकाश की किरण किसी समतल पर गिरती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो परावर्तित कोण और आपतित कोण और परावर्तित कोण वो दोनों क्या होते हैं, समान एंगल के होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ये किरण जाएगी इस तरह, ये परावर्तित किरण हो गई, ठीक है, तो ये इसका भी एंगल क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। और ये दोनों 20 40 हो गए। और आप सभी लोग जानते होंगे कि ये पूरा एंगल ये बड़ा वाला कितना का होगा, 180 का होगा। तो 180 में से 40 घटा देंगे तो ये कोण हमसे पूछा गया है, आपतित और जो है तो देखो यहाँ पर आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण, तो 140 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, डायरेक्शन का है। यहाँ पर सबसे पहले आपका बोला गया यू शहर भी से 9 किलोमीटर पूर्व में है, ठीक है। यू शहर है, यू शहर भी के 9 किलोमीटर पूर्व में है, तो भी यहाँ पर हो जाएगा, पूरे इसका भी हो जाएगा 9 किलोमीटर। उसके बाद पूछा गया है कि रुकना, थोड़ा सा लाइन सीधे कर देता हूँ मैं। ये आपका भी हो गया। और यहाँ पर कौन से शहर की रेखा जो सीधी रेखा पर स्थित है, तो रेखा पर हमें देखना है। यहाँ पर 9 किलोमीटर, और डब्ल्यू शहर यू से 5 किलोमीटर दक्षिण में है। ये 5 किलोमीटर दक्षिण में कौन हो गया, डब्ल्यू हो गया। और एक्स शहर डब्ल्यू से 3 किलोमीटर पश्चिम में है, डब्ल्यू से 3 किलोमीटर पश्चिम में है कौन, एक्स। उसके बाद आपसे बोला गया है कि वाई शहर एक्स से 5 किलोमीटर उत्तर में है। एक्स शहर जो है तो वाई शहर एक्स से 5 किलोमीटर उत्तर में है, तो 5 किलोमीटर तो यहीं तक आ गया, ठीक, क्योंकि ये 5 थी। तो यहाँ पर कौन आ गया, वाई आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पर जेड शहर एक्स से 7 किलोमीटर दक्षिण में है। एक्स से दक्षिण में है कौन, 7 किलोमीटर, कौन, जेड। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कौन सी शहर सीधी रेखा पर स्थित है, तो सीधी रेखा पर कौन हो जाएंगे, एक्स, और यहाँ पर जो है तो वाई और जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड यहाँ पर जो है तो एक सीधी लाइन में है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे और इसका आंसर एक्स जेड वाई हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको पता करना है। सीरीज है आपकी 8, 12, 16 और 20 की, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आगे है
तो यहाँ पर 4 4 सभी में ऐड हो रहा है, सभी को अब दिख रहा है, तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड मास का रूल वाला है, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें आपको बता ही चुके हैं कि यहाँ पर सबसे पहले बड़ा कोष्ठक देखिए, आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, चाहे इसको कर लीजिए। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 2 9। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो है तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड है, और इधर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 3 15, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 चुको जो है तो क्या हो जाएगा 16। ठीक है, वो भी माइनस का रहेगा, तो ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस का 16 कर दें हम, तो यहाँ से 8 चौको 32, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 × 4/16, 4 चौको 16, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसके बाद बोला गया है कि इसमें से एक संख्या आपकी जो है तो इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, सिंपली सी आपको इसमें डिवाइड कर देना है। माना एक संख्या x है, दूसरी क्या हो जाएगी 1.2, ये किसके बराबर हो जाता है उनका गुणनफल 0.324 के। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ओके, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl की क्या क्रिया होती है। ठीक है, तो दोस्तों शुष्क लिटमस पेपर आप जब लेते हैं उसमें शुष्क HCl का यूज करते हैं, गैस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलते हैं। ओके, यहीं पर अगर लिटमस पेपर सिंपल होता और HCl होता तो वहाँ पर कुछ बात अलग होती। ठीक है, वो लाल को जो है तो नीला कर देता। ठीक है, अमल हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ज़्यादातर वकील महिलाएं हैं। जब भी दोस्तों आपसे इस तरह का पूछे, ठीक है, तो रुकिएगा थोड़ा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोला गया ज़्यादातर वकील महिलाएं, जब भी ज़्यादातर आए तो इसका मतलब कुछ ही होता है। तो कुछ वकील आपकी क्या है, वुमेन है। ओके, उसके बाद बोला गया कुछ वुमेन माएँ हैं, यानी कि मदर हैं। तो कुछ वुमेन क्या है आपकी मदर हैं। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष आपको देखना है, कुछ माएँ महिलाएं हैं। तो कुछ माएँ महिलाएं हैं, इसका पार्ट ये है ही है। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। कुछ वकील माएँ हैं, कुछ वकील माएँ हैं, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दिया है, तो इसको रॉन्ग कर देंगे हम। ठीक है, तो आपका केवल पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना कि युग्मक संलयन को अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन माना गया है। ठीक है, युग्मक संलयन को जो है तो अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपसे बोला गया कि जो है तो 250 का 38% क्या होगा। तो 250 का जब आप फ्रेंड्स 38% निकालने बैठेंगे, बटे 100 हो जाएगा आपका। ठीक, और आप इसको क्या कर दीजिए 1000 बना दीजिए। ठीक, 1000 बना देंगे आप, 1000 × 38 बटे नीचे क्या हो जाएगा आपका 400, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दीजिए, ऊपर बचेगा 338/4। ठीक, अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 95। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन में बोला गया है कि नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए जो है तो कितनी सीधी लाइनों की आवश्यकता होगी न्यूनतम। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल हमें गिन लेना है, सिर्फ जितनी भी लाइनें हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाली गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब हमें जो है तो ऊर्ध्वाधर वाली गिन लेना है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर वाली फ्रेंड्स गिनेंगे हम, कितनी गिनी थी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 9 10 11 12। ओके, और एक बीच में रह गई ये 13। ठीक है, तो 13 लाइनें जो है तो यहाँ पर न्यूनतम होंगी। यहाँ पर बोला गया कि एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयों एक दिन मतलब कि एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जो घड़ी की सुई होती हैं वो एक दिन में आपस में कितनी बार मिलती हैं। तो बता दें कि 24 बार जो है तो एक दिन में मिलती हैं वो।
ठीक है, यानी कि 24 घंटे में दोस्तों वो 24 बार आपस में दोनों घंटे और मिनट की सुइयाँ आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सप्ताह का पूछा गया तो सिंपल से इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 चौको 28 और 7 दूने 14 है 2 16 168 हो जाएगा। ओके, समझ गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये तो हटाइए, इन्फोसिस के बारे में है, करंट अफेयर से क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग आपको लगाना है। देखो कुएं में क्या होता है दोस्तों, पानी, तो पानी यहाँ पर क्या भरा हुआ है। ठीक है, पानी की बोतल भरी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों क्या आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, खनन के कर्मचारी हैं। ठीक है, यहाँ पर खदानों में वो खुद रहे हैं कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर हमें तय करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये तो दोस्तों क्या फूल टाइप में हमें दिख रहा है, और ये तो पवन ऊर्जा। ठीक है, ये सौर ऊर्जा के बारे में, यहाँ पर कोयला है, तो कोयला राइट हो जाएगा, खनन के द्वारा कोयला ही तो निकाला जाता है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से यंत्र यूज करते हैं। तो विद्युत प्रवाह को मापने के लिए फ्रेंड्स सभी लोग जानते होंगे कि हम क्या यूज करते हैं, अमीटर। ओके, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए अमीटर यूज करते हैं, और वोल्ट मीटर को यूज किसके लिए करते हैं, दो सिरों के बीच का विभवांतर हमें मापने के लिए, कितना विभवांतर है वो नापने के लिए हमें वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा को प्रवाह को मापने के लिए हम अमीटर भी यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं अपन लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको, क्वेश्चन है आपका 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के टावर का उन्नयन कोण। ठीक है, तो 5 मीटर ऊंचा कोई जो है तो प्लेटफॉर्म है, और उससे दोस्तों किसी टावर का उन्नयन कोण, किसी टावर लंबा होगा उन्नयन कोण बोल रहा है जब, तो उससे उन्नयन कोण बोला गया कितना है, 30 डिग्री का। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, और ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी 40√3 है, ये अब ये 40√3 है, तो ये भी 40√3 हो जाएगी। ठीक, तो अब दोस्तों बोला गया है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो ये तो आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 है। अब आपको यहाँ ये दूरी पता हो जाए। ठीक है, ये तो ऊंचाई तो आपकी पूरी टोटल ऊंचाई पता हो जाएगी टावर की। तो 60 डिग्री की दोस्तों सामने आपका 40√3 है, तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है कई बार कि जब भी यहाँ पर 60 डिग्री का जो 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज हो, और एक 60 डिग्री का एंगल बन रहा हो, एक 30 डिग्री का। ठीक है, तो जो उनकी भुजाओं का जो है तो रेशियो क्या होता है, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, और 60 डिग्री के सामने √3 होता है, और 90 डिग्री के सामने 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 60 डिग्री के सामने क्या है, 40√3, यानी कि √3 बराबर आपका 40√3 हो जाएगा, तो यानी कि एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 40 हो जाएगी। तो 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगी, 40, और 40 5 45 टोटल टावर की हाइट हो गई। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 27वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर उसका भार क्या होगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स सभी लोग आप जैसा कि जानते ही होंगे कि जो क्या होता है, भार होता है, तो वेट बराबर क्या होता है आपका, मास इनटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक है, मास दोस्तों कभी चेंज नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति का मास, चाहे आप ब्रह्मांड में कहीं भी खड़े हों या कहीं भी चले जाएं, तो वह मास हमेशा चेंज नहीं, मतलब कि अपरिवर्तित रहता है। जो चेंजेज आता है, वो भार में चेंजेज आता है, वो ग्रेविटेशन के कारण होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। और जो दोस्तों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ है, वो 1 क्या होता है, 6 टाइम होता है किसका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून का। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों चंद्रमा पर क्या, चंद्रमा की सतह पर लड़के का भार अगर 300 न्यूटन है, ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर उसका जो है तो भार क्या होगा, इसका 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 36 का 18 न्यूटन। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर्स का है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि गूथे हुए आटे में चीनी और आटे का जो है तो अनुपात क्या है, 2:7। ठीक है, तो चीनी और आटे का अनुपात क्या है आपका, 2:7 है। उसके बाद बोला गया है कि इस गूथे हुए आटे से 9 किलोग्राम में 9 किलोग्राम में जॉन ने कुछ और चीनी मिलाकर अनुपात 2:5 कर दिया। तो 2:5 जो है तो अनुपात कर दिया, और क्या मिलाया उनने, चीनी मिलाया। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर उनने चीनी मिलाई है, तो क्या आपका बराबर होगा, आटा बराबर होना चाहिए। ठीक है,
तो आटा बराबर करेंगे तो आटा को बराबर करने के लिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। इधर 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो यहाँ से 5 दूनी 10, यहाँ पर नया रेशियो जो है तो 10:35 और इधर क्या आ जाएगा 14:35, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बराबर हो गया आटा। यहाँ पर देख रहे हैं कि जॉन ने बाद में कितनी चीनी मिलाई, तो उसने कितनी मिलाई 4 रेशियो। तो सबसे पहले हमें एक रेशियो की वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है तो पहले जो है तो आटा जो है तो होते हुए आटे के 9 किलोग्राम, पहले मिश्रण कितना था हमारे हिसाब से 45 था, उनके हिसाब से कितना था 9 किलोग्राम यानी कि 9000 ग्राम, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 200 ग्राम आ जाएगी और हमें क्या निकालना है 4 रेशियो की वैल्यू। तो यहाँ पर उसने 4 रेशियो जो है तो चीनी मिलाई थी, तो 800 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन इनने 102 यानी कि यहाँ पर देखते हैं आपका मेरे हिसाब से आंसर तीसरा नंबर का होगा, आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी 800 आंसर आ गया है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित है, ठीक है। रेप्टाइल नहीं है, ठीक है। तो रेप्टाइल यानी कि दोस्तों जो क्या हो रेंग के चलते हो, ठीक है, रेंगते हो जो। तो यहाँ पर कछुआ हो गया दोस्तों, क्या है रेप्टाइल है, और सांप भी रेप्टाइल है, और मगरमच्छ भी रेप्टाइल है, ओके। जो मेढक होता है आपका एम्फेबियन होता है, यानी कि जो थल और जल दोनों में रह सके वो एम्फेबियन होते हैं। तो ये दोस्तों मेढक का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पूछा गया कि संबंधित नहीं है सरीसृप से, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधों में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, ठीक। तो पौधे जब भी दोस्तों क्या होता है कि जब जैसे सूरज यहाँ पर है ना, देखो बता भी देते हैं अच्छे से, और पेड़ ये जैसे गूगल बाबा आ गए, चलिए देखिए। देखो ये जैसे आपका सूर्य है, थोड़ा सा समझा देते हैं, बाकी आपको पता ही होगा कि जैसे यहाँ पर ये पेड़ लगा है, तो जो जिस तरफ सूर्य होगा ना, तो उसकी डालियाँ दोस्तों पेड़ की उस तरफ क्या हो जाती है झुक जाती हैं, ठीक है। अब क्यों झुक जाती हैं, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीन नामक एक हार्मोन होता है पेड़ों में, वो दोस्तों इसके झुकने में मदद करता है, ओके। तो ये आप ध्यान देना, ठीक। और ये जो गिब्रेलिन हार्मोन है, ये साइटोकाइनिन है, ये सभी जो तो पेड़ों में ही पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अभिक्रियाशील है, तो ठीक है, सबसे अभिक्रियाशील धातु कैल्शियम होती है, ठीक है, इन ऑप्शनों के आधार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि 1000 की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाती है 1331 रुपये, ठीक है। तो 1000 की राशि कितनी हो जाती है आपकी 1331 हो जाती है, और कितने साल में 3 साल में। तो आपको रेट पता करना है दोस्तों। जब भी 3 साल का टाइम आपको दिया उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज का, तो इसका क्या निकालें आप, ये निकालें करणी 3, ठीक है। तो करणी 3 आप निकालेंगे तो इसका 10 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो कितना रेट हो जाएगा 10 से 11 1 का 10 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा परसेंटेज 10%, ओके। आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हटाइए। कौन सी अभिनेत्री ने अपनी पहली फिल्म अनुराग, ये भी हटाइए आप। चलिए देखो यहाँ पर निर्णय लेने की इसमें से कौन सा अनुमान नहीं था या नहीं, तो अनुमान लगाना है आपको कौन सा सही है कि नहीं है। यहाँ पर बोला है कॉलेज परिसर में सेल फोन का उपयोग सख्ती से निषिद्ध है। कॉलेज परिसर है, वहाँ पर दोस्तों सेल फोन ले जाना सख्ती से निषिद्ध है, यहाँ पर तर्क में बोला गया। उसके बाद आपको अनुमान लगाना है। अनुमान पहला बोल रहा है कि कॉलेज परिसर में फ़ोन का उपयोग करने वाले छात्रों को सख्ती से दंडित किया जाएगा। मेरे हिसाब से ये तो गलत होना चाहिए, क्योंकि दंडित करने के लिए तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते ना, ठीक है। दंडित करने के लिए तो नहीं हम कह सकते कि दंडित करेंगे कि नहीं करेंगे, ओके। अब अगला जो है तो कॉलेज परिसर में किसी भी छात्र को फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग सख्ती से निषिद्ध है, तो सभी के लिए होगा, हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम जो तो ले सकते हैं। दूसरा केवल आपका निहित होगा, सही बात है। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक
आघातवर्धनी होती है इन चारों ऑप्शनों के आधार पर। तो सोडियम है इन चारों ऑप्शनों के आधार पर सबसे अधिक मेलेबल, ओके, आघातवर्धनी। यहाँ पर करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है, कितना बोला गया है कि 2250 की राशि 3 साल की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त करेंगे। तो 2 साल में दोस्तों कितना ब्याज, 1 साल का जो तो रेट क्या है 3%, तो 2 साल में कितना है, इसको सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा 6% इसका मूलधन का। तो मूलधन कितना है आपका, ये रहा। अब इसका आप जब दोस्तों 6% निकालेंगे तो सिंपल सा 6% में जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर 1/100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिए जो 0, अच्छा 5 30, अच्छा 2 12, 3 15, अच्छा 2 12, 1 13, यहाँ पर 2 0 कट जाएंगे, 135 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पर बोला गया है कि 2/2 सही 3/5 यानी कि 5 में 10, 3 13/5 का व्युत्क्रम क्या होगा 5/13। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, यही गलत हो गया। पदार्थों के जो कण होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आप सभी में पढ़ा होगा कि वो अपनी जो तो कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, तो परिक्रमा करते रहते हैं, तो ये जो सरासर गलत हो गया ना। पदार्थों कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही हो गया। पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये भी सही हो गया। और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, घोड़ा पोनी, जिस प्रकार घोड़ा पोनी से संबंधित है उसी तरह दोस्तों आपको अगला पेयर बताना है कैसा क्या होगा। ठीक है, तो कीड़ा इल्ली से संबंधित है, ओके, लार्वा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वृत्त के अंदर निर्मित, तो कोई वृत्त है, वृत्त के अंदर निर्मित समषटकोण, ठीक है, समषटकोण वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ पर समषटकोण वो यहाँ पर बोल रहा है, तो बना लेते हैं हम। ठीक, ये समषटकोण हमने बना लिया। तो आपसे बोला गया है कि जो है तो समषटकोण और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर 4:3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ये अनुपात उनका होगा हमेशा। 3 संख्याओं का औसत क्या है, 6 है। ठीक है, मान लेते हैं वो संख्या a + b + c बराबर उनका योग क्या हो जाएगा 18, क्योंकि औसत 6 है तो 6 × 18। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है तो a + b बराबर आपको क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका c का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और अंतिम दो संख्याओं का औसत क्या है 8 है। ठीक है, तो यानी कि b + c का वैल्यू क्या है आपका 16। तो यहाँ पर जो आपकी c की यानी कि b + c, तो a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ठीक, c की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई। अब क्या बोला गया कि तीनों संख्याएं हैं, तो आपकी देखो c इधर से आ गई, इधर से b कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, b 8 आ गई, तो यहाँ पर a कितनी हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, तो 2 8 8 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज़ है और तरंग, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक, देखो यहाँ पर बोला है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज़ है और तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ओके, तो मेरे हिसाब से क्या लगने वाला है कि जो आपका जो वेग होता है ना, तरंग का वेग, वो होता है फ्रिक्वेंसी इंटू लेमडा। ठीक है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य दोस्तों आपको 40 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 40/100 करेंगे आप जब, तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, और वेग तो आपको निकालना है। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी आपको कितना 4 दिया है, यानी कि 8/5 जो तो आपका वेग आ जाएगा। और आपको कितना चलना है 3.2 किलोमीटर। ठीक है, 3.2 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
बटे 8 इंटू 5, तो 8 चौको 32, यहाँ पर कितना आ जाएगा 200। ठीक है, तो 200 के आसपास आ रहा है, यानी कि हमारा थोड़ा कहीं पे दिक्कत यहाँ पर क्या हो गई होगी, यूनिट चेंज करने में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सेकंड ही आपका आंसर आएगा। ठीक, अगला थोड़ा समझ लेना इसको। अगला दोस्तों देखते हैं, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह 2 नदियाँ कौन सी हैं? जो आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कोलेरू झील है वो किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक, और वो दोस्तों कोलेरू झील है 2 नदियों के डेल्टा के बीच में स्थित है। तो वो 2 नदियाँ कौन सी हैं? तो ये देखिए आप, गोदावरी और कृष्णा। ओके, अगला क्वेश्चन है, दिए गए डेटा के आधार पर शहर ए की साक्षरता प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो साक्षरता प्रतिशत आपको बताना है कि ए की क्या होगी। देखो, जनसंख्या क्या है 200, ठीक है, उसमें से 150 क्या है, साक्षर है, यानी कि पढ़े लिखे हैं। तो साक्षरता प्रतिशत क्या हो जाएगी, 150 बटे 2, 100 इंटू 100, तो 50 3 150, यानी कि 75% दोस्तों, सीधी सी बात आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि दिए गए अनुक्रम में प्रत्येक पद को बाईं ओर से इसकी स्थिति के अनुसार 1 2 3 के क्रम में संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो प्रतीकों के लिए निर्धारित संख्याओं का कुल योग क्या होगा। ठीक है, दिए अनुक्रम में प्रत्येक पद को बाईं ओर से उनकी स्थिति के अनुसार पर। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, इनके सभी को जो तो नंबर दे देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि फिर हम सभी को ऐड कर लेंगे। तो प्रतीकों के लिए निर्धारित संख्याओं के कुल योग कितना होगा, प्रत्येक पद को बाईं ओर से। ओके, समझ गए हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रतीकों का योग करना ना, देना सभी को नंबर है, लेकिन प्रतीकों को केवल ऐड करना है। तो वहाँ पर देखते हैं, तो इधर पर क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 9 ये 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 13 हो जाएगा, 14 15 16 इतना हो जाएगा, 13 11 कितना हो जाएगा 24, 10 34 और 34 और 13 आपका 34 13 आपका 47 हो गया, 47 2 49 मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। हाँ सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स देख रहे होंगे आप कि आईने में यहाँ पर दर्पण जो हो तो इमेज बताना है आपको। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका ये सारे गलत हैं, ये यहीं पर ये आएगा डॉटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप सिंपल सा देख रहे होंगे कि ये सबसे पहले 4 आ जाएगा और 4 और 8 32, 32 यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा 12, तो माइनस का 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है और इसमें क्या है कि सेक प्लस 10 इक्वल टू 4 है, तो देन सेक माइनस 10 1/4 यानी कि 0.25। क्यों? क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको 10 को इस साइड ले जाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो इधर से दोस्तों 2 तरह के बनेंगे, सेक थीटा माइनस 10 थीटा और एक बनेगा सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर में 1 है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालना है, तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 0.25। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि इसको इतना है तो इसको इसके बराबर कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर एक 0 है, लेकिन नीचे दोस्तों जो है तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो ऊपर जो है तो 3 और 0 चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यानी कि 3 अंक के बाद आएगा दशमलव
और एक जीरो लग गया है, यानी कि 2 अंक के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बताना कि कौन सा जो है तो कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है इस क्वेश्चन का। मराला क्या भूल रहा है, मराल की उम्र कितनी है? तो मराल की माँ की उम्र कितनी है? 20 वर्ष बड़ी है मराल की उम्र। मराल, अरे इसको एम बोलते हैं, एम की जो है तो माँ है उससे 20 वर्ष की बड़ी है। ठीक है, और जो एम है, एम का भाई उसकी तुलना में 3 वर्ष छोटा है। नहीं बता सकते किसी से भाई, क्या लॉजिक दे रहा है, सब गलत। देखो क्या बोला है, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है, और प्रश्न का उत्तर देने के लिए अतिरिक्त आंकड़ों की आवश्यकता है। सिंपल सी बात है, डाटा पर्याप्त है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ठीक है, संवेग संरक्षण इसको बोलते हैं। रॉकेट भी इसी के कारण जाती है, जब वो रॉकेट से पीछे से धुआं निकलता है तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है, धुआं जो होता है तो पीछे की तरफ फोर्स करता है, रॉकेट आगे की तरफ जाती है। ठीक है, प्रत्येक प्रक्रिया क्या बोलते हैं उसको, प्रत्येक प्रक्रिया विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो जब भी गोली चलाते हैं तो बंदूक पीछे की तरफ भागती है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो है तो लिटमस को, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होगा वो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। CuSO4 ये क्या होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि कॉपर दोस्तों क्या है, एक धातु है। धातु दोस्तों हम जब ऐसा सल्फर से ऑक्साइड बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वो हमेशा क्या होते हैं जो है तो धातु जब भी अपने ऑक्साइड बनाते हैं तो वो क्षारीय होते हैं। ठीक है, अगर जो अधातुएँ होती हैं वो जब ऑक्साइड बनाते हैं अपने तो वो अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, आपको पता ही होगा। अब इसका क्या करना है, आपको दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र का चयन करना है। ठीक है, असंगत का चयन करना है तो सिंपल सी बात है, आपको दिख ही रहा होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इसी के सामने राइट जो कोने में जो तो यह आपका डॉट है, इसके भी सामने बिल्कुल कोने में है, इसके भी सामने बिल्कुल कोने में, लेकिन ये इधर भाग गया। ठीक है, तो आपका डी अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो नाइट्रोजन में दोस्तों न्यूट्रॉन कितने हैं आप जानते होंगे कि जो नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास। तो अब दोस्तों ये दोस्तों क्या होता है आपका, ये तो आपका प्रोटॉन के बराबर हो जाता है, प्रोटॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर ही होते हैं। और जो यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या आता है ना, तो वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन दोस्तों 7 है तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएगा, 7 हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ओके, तो टाइटेनियम दोस्तों आपका रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बाकी प्लूटोनियम हो गया, थ्योरियम हो गया और यूरेनियम, ये सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, तत्व। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या जो ना तो एथलीट है और ना ही शिष्ट अनुशासित हैं कितने हैं? ठीक है, तो डिसिप्लिन वाले ये हो गए, आयताकार है तो ये दोस्तों पूरा आयताकार नहीं होगा, और ना ही एथलीट होना चाहिए। ठीक, तो एथलीट का कौन सा, एथलीट का वृत्त है तो ये भी नहीं होगा। तो 8 और 9 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, 8, 9, 17। दस दे रहा है, 10 क्यों आया भैया? देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार और। वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या जो न तो एथलीट हो और ना ही शिष्ट अनुशासित, ओके, एथलीट
पता नहीं 10 कैसे आंसर दिया है उनने। 17 तो ऑप्शन में भी नहीं है। बच्चे ने क्या दिया देखते हैं, 1 दिया है, यानी कि उसका भी सही है। अपन को थोड़ी दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, अगला देखते हैं, बाकी आप सभी से बन ही जाएगा। निम्नलिखित को पेड़ों कह रहा हूँ, पढ़े और तय करे कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क प्रभावशाली है। ओके, क्या आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदल देते। तो पहला तर्क ये है कि तब तक मेहनत करें जब तक आप उस स्थिति पर ना पहुंच नहीं पहुंच जाते जिसमें आपको किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ऐसे मुकाम पर आप पहुंच जाइए कि किसी को परिचय देने की आवश्यकता ना पड़े। अगला है जो आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करें, ये नहीं कह सकते। केवल आर्थिक रूप से जो है तो सक्षम बनने के लिए हम कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से केवल पहला ही राइट होना चाहिए, ये देखो सही है। अगला क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक है, चलिए देखते हैं। बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पर बोला कि पीटर नगर ए से आता है और पॉल नगर बी में का रहने वाला है, ठीक है। वे एक ही समय पर एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ए है इधर और ये बी है, ठीक है। एक दूसरे की ओर चलते हैं वो एक ही समय पर। वे रास्ते पर कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर, ठीक है, तो वे जो है तो पीटर ए नगर में रहता है। यहाँ पर इसको पीटर हम दे देते हैं, ये पॉल हो गया, ठीक है। तो बोला गया है कि वे रास्ते में कहीं नहीं मिलते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर को अपने गंतव्य तक पहुंचने में इतना टाइम लगता है। तो मिलते हैं यहाँ पर कहीं पर, तो पीटर को इतना टाइम बाद में लगता है मिलने के बाद, और जबकि पॉल को पीटर के शहर तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। और यहाँ पर जो है तो अगर पीटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की हो, पॉल की गति क्या होगी, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा है किसकी, पॉल की गति। और जबकि पॉल को पीटर के शहर तक पहुँचने के में 6 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 180 तो उनके बीच की दूरी हो जाएगी, दोनों के बीच की, ए और बी के बीच की दूरी, ठीक। और आपका यहाँ पर पॉल की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा थी। ओके, पीटर की गति दी हुई है ना। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखना थोड़ा, ठीक है। बाकी तो आसान ही है, टाइम नहीं है बाकी, क्योंकि 1 घंटे के ऊपर से वीडियो हो जाएगी तो कट हो जाता है वो स्क्रीन रिकॉर्डर, तो इसलिए हम थोड़ा टाइम नहीं लेंगे। बाकी उसको अगली कक्षा में किसी में करा देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। आपको केवल मालूम होना चाहिए कैसे कैसे पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आप तो सभी लोग होशियार ही हैं। 4 तत्वों का परमाणु संख्याएँ F9 P15 C17 और आर्गन जो है तो ये, इनमें से कौन से तत्वों का रासायनिक गुण समान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसके समान होंगे रासायनिक गुण, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 7। इसका क्या होगा 2 8 5। इसका क्या हो जाएगा 2 8 7। इसका क्या हो जाएगा 2 8 8, ठीक है। तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन इन दोनों में है, यानी कि आपका ये और ये, ठीक है, यानी कि आपका ये राइट हो जाएगा। चौथा प्रॉब्लम फिगर, ये फिगर कहाँ पर है आपका, तो सिंपल सा आपको दिख ही रहा होगा कि ये फिगर केवल आपका किस में बनेगा, ऑप्शन नंबर डी में बनेगा। 2 पाइप हैं और दोस्तों 2 पाइप पी और बी एक टंकी को क्रमशः पी, ठीक है।
तो 34 74 75/2 है इसकी, कितना मिनट लेता है, और बी 45 मिनट लेता है। उसके बाद दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें टंकी की क्षमता निकालना होगा, तो एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा, 75 और 45 का एलसीएम दोस्तों जब हम लेंगे तो इधर से सबसे पहले 5 से निपटाते हैं तो 15 आ जाएगा, और इधर 9 आ जाएगा। ठीक, 3 से काटेंगे तो 5, इधर 3 5 यानी कि 5 की 15, 45 पंचे 225। ठीक है, तो 75 तिहाई कितना होता है 225, और यहाँ पर 6 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, और इसकी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ओके, अब 30 मिनट बाद में भर जाएगी टंकी। तो बी को कितने मिनट के बाद बंद करें, यानी कि बी को बंद किया जाता है कुछ मिनट के बाद, यानी कि ए दोस्तों पूरे 30 मिनट तक भरेगा वो। तो 180 तो यानी कि 30 जो है तो ए पी ही भरेगा, तो बचेगा कितना 45 मिनट दोनों लोग मिल के भर रहे होंगे गिरा। ठीक है, ये देखो, ठीक है, 45 मिनट दोनों लोग गिरा जो है तो मिलकर भर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही है ना। ओके ओके ओके, 30 मिनट के बाद जो है तो भर जाएगी यदि पाइप बी को 30 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। पाइप बी को बंद किया जाता है यानी कि पी खुला रहता है। ठीक है, ओके 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 ओके। यहाँ पर पी तो हमने उसका पहले ही करा दिया ना, तो अब बचा हुआ बी ही तो भरेगा ना। 5 की एफिशिएंसी 9, तो 9 मिनट बाद उसको बंद कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। वो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा पढ़ लेना, ठीक कर लेना। इसको PDF दे देंगे, टेलीग्राम चैनल पे भी जोड़ सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखो ये क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दुगना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा और इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाता है, n का मान। यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है, पहले v था अब क्या हो गया 2v, तो इसकी गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो v² जब दोगुना हो गया, यहाँ का इसका भी स्क्वायर होगा तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 का वर्ग 4 होता है। बहुपद इतने के शून्य 3 और 4 होते हैं v के मान, तो यहाँ पर एक बार 3 रख के देखते हैं तो ये 9 और -3a + b = 0। ओके, तो b - 3a = -9, और यहाँ पर दूसरा बनाएंगे हम, तो 4 चौको 16 -4a + b = 0, तो b - 4a = -16। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो इधर के a बराबर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, a बराबर 7 आपको यहाँ पर दिख रहा है, बाकी इसमें किसी भी मान रख दें तो आपका 12 आंसर क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको अगले इस बॉक्स में क्या आकृति आ गई वो बताना है। तो आप ही देख रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे पहले इस तरह प्लस बना है, फिर क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर क्रॉस है तो इधर प्लस टाइप में बनेगा, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, और इस तरह ये लाइनें भी क्रॉस में आ रही थी, बाद में इस तरह हो गई, इस तरह ये है तो ये क्रॉस में आएंगी लाइनें। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपका आंसर तीसरा राइट होना चाहिए। ठीक है, तो सही है तीसरा। ये भी अलग क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार में व्यवस्थित किया गया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर जो है तो तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। देखो 11 जनवरी 2018 को आपका गुरुवार है, तो 11 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 11 जून। तो जब भी दोस्तों आप ईयर चेंज करते हैं तो जो है तो 11 जनवरी जो है तो 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा, आपका एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, सब जब सामान्य ईयर से सामान्य ईयर में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि गुरुवार +1 हो जाएगा। बाकी हम आगे बढ़ेंगे
तो जनवरी के कितने दिन बच रहे हैं आपके? 19-20 दिन बच रहे हैं, ठीक है। और फरवरी में दोस्तों एक भी जीरो रिमाइंडर, मतलब कि जीरो रिमाइंडर आएगा। क्यों? क्योंकि 28 दिन होते हैं, उसमें 7 का डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर और डे 0 आएगा। उसके बाद दोस्तों जो फरवरी हो गया, मार्च हो गया, मार्च में 3 आता है, अप्रैल में 2 आता है, और यहाँ पर जून में 11 जून तक हमें जाना है, ठीक। तो इन सभी को 21 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 7 21, और ये 14 हो गया, ये भी कट जाएगा। प्लस 2 करना है कि गुरुवार और हम शुक्र शनिवार हमारा आंसर आ रहा है। क्या गजब कहानी है भाई साहब। चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? जनवरी से यहाँ पर 2 जनवरी से में जाएंगे तो 1 होगा। उसके बाद 20 दिन थोड़ी बचते हैं, 20 ही का बचते हैं, 31 का जनवरी होता है ना, ठीक। इसके 20 दिन बच रहे हैं आपके। जनवरी हो गया, फरवरी ये आपका सिंपल सा डे है, तो मतलब कि ईयर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओके, मई नहीं लिखा था हमने, मई, अब जून आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये हो गया, ये ऐड हो जाएगा, कट जाएगा 14, ये भी कट जाएगा। 5 दिन ऐड करना है, 5, गुरुवार, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार आएगा, ठीक है, ट्यूसडे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मई नहीं हमने ऐड किया था ना। धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना थी। वह कौन थे? ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। तो बाइबल दोस्तों, बाइबल, कुरान, तो मतलब कि दोनों क्या हैं? होली बुक है, दो धर्मों की। बाइबल हो गई ईसाई धर्म की, कुरान हो गई मुस्लिम धर्म की, ठीक है, इस्लाम धर्म की। ओके, तो यहाँ पर भगवान मानो से भी नहीं कह सकते, पूजा स्थान, मंदिर, प्रार्थना, सेब, संतरा, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका मासा निकालना है। तो मासा यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो मेरे हिसाब से एचसीएफ इसका 18 हो जाएगा, हाईएस्ट काउंट फैक्टर 18। ओके, बाकी आप कर भी सकते हैं 72, 126। आप इसको 2 से काटिए पहले, तो इधर 18 आ जाएगा, इधर 36 आ जाएगा, इधर आपका 63 आ जाएगा, ठीक। अब इसको आप डायरेक्ट 9 से काटिए, तो इधर 2 आ जाएगा, अब इधर 4 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा। अभी इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो 9 दूनी 18 आपका एचसीएफ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और कोई भी दोस्तों दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे, मतलब टेलीग्राम में भी बात कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। और जो लोग नए हो चैनल में, तो पहली बार जो देख रहे हैं वीडियो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर देना, ठीक। तो हम मिलेंगे दोस्तों कल नेक्स्ट, अगला जो दोस्तों 3rd शिफ्ट का 13 अगस्त के 3rd शिफ्ट का पेपर लेके हम आएंगे, तो उसको ज़रूर सभी लोग देखना, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।